नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 एनसीईआरटी हिस्ट्री की सेकंड बुक भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2। ये इसके तीसरे चैप्टर का तीसरा वीडियो है। इसका तीसरा चैप्टर है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको विजयनगर साम्राज्य के शासकों के बारे में बताया था, उनके जो वंश थे उनके बारे में बताया, कृष्णदेव राय के बारे में विशेष चर्चा की। दूसरे वीडियो में हमने खासतौर से बात की विजयनगर राजधानी के बारे में, विदेशी यात्रियों ने किस प्रकार से विवरण किया है, वहां की किलेबंदी किस प्रकार की थी, कौन सी नहरें वहां से निकलती थी, वहां की मंदिर के बारे में, मस्जिदों के बारे में हमने चर्चा की। अब हम कुछ और मंदिरों के बारे में, जिसमें विरूपाक्ष मंदिर है, विट्ठल मंदिर है, या जो एक रथ की संरचना आप देखते हैं, या एक जो झूलता हुआ पेवेलियन है, उसके बारे में, इन सब बातों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। धार्मिक केंद्र, राजधानी का चयन। अब हम तुंगभद्रा नदी के तट से लगे शहर के चट्टानी उत्तरी भाग की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये पहाड़ियां रामायण में उल्लिखित बाली और सुग्रीव के वानर राज्य की रक्षा करती थी। मान्यता यह है कि ये जो पहाड़ियां हैं वो बाली और सुग्रीव के राज्य की रक्षा करती थी। अन्य मान्यताओं के अनुसार स्थानीय मातृदेवी पंपा देवी ने इन पहाड़ियों में विरूपाक्ष, जो राज्य की संरक्षक देवता तथा शिव का एक रूप माने जाते हैं, से विवाह के लिए तप किया था। कि इन पहाड़ियों में पंपा देवी, जिसके नाम पर इस शहर का क्या नाम रखा गया है, हम्पी, तो पंपा देवी ने भक्ति की थी शिव जी से विवाह के लिए। और शिव का कौन सा रूप वहां पर पूजा जाता है, विरूपाक्ष। और विरूपाक्ष मंदिर भी वहां पर है, 2 विरूपाक्ष मंदिर जो विशेष है, उनके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आज तक यह विवाह विरूपाक्ष मंदिर में हर वर्ष धूमधाम से आयोजित किया जाता है, पंपा देवी का और विरूपाक्ष का। इन पहाड़ियों में विजयनगर साम्राज्य के पूर्वकालिक जैन मंदिर भी मिले हैं। दूसरे शब्दों में यह क्षेत्र कई धार्मिक मान्यताओं से संबद्ध था। पहले के समय में आप देखेंगे तो जैन मान्यताएं हैं, फिर हिंदुओं में भी वैष्णव हैं, शैव हैं, या इसके अलावा मुस्लिम भी उस इलाके में हैं। इस क्षेत्र में मंदिर निर्माण का एक लंबा इतिहास रहा है, जो पल्लव, चालुक्य, होयसाल तथा चोल वंशों तक जाता है। आमतौर पर शासक अपने आप को ईश्वर से जोड़ने के लिए मंदिर निर्माण को प्रोत्साहन देते थे। अक्सर देवता को व्यक्त तथा अव्यक्त रूप से राजा से जोड़ा जाता था, यानी अपने आप को देवता से जोड़कर। और कई लोग तो, कई जो राजा हैं वो तो अपने आप को देवताओं के प्रतिनिधि भी बताते थे। मंदिर शिक्षा के केंद्रों के रूप में आज में भी कार्य करते थे। शासक और अन्य लोग मंदिर के रखरखाव के लिए भूमि या अन्य संपदा दान में देते थे। अतएव मंदिर महत्वपूर्ण धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए। शासकों के दृष्टिकोण से मंदिरों का निर्माण, मरम्मत और रखरखाव अपनी सत्ता, संपत्ति तथा निष्ठा के लिए समर्थन तथा मान्यता के महत्वपूर्ण माध्यम थे। कई राजा हैं वो अपने आप में काफी विश्वास रखते थे इन देवताओं में। कई अपने वैभव को प्रदर्शित करने के लिए, धन संपदा को प्रदर्शन करने के लिए इतनी बड़ी बड़ी मंदिर रूपी संरचनाएं बनवाते थे। कई अपने शासन को वैधता प्रदान करने के लिए, जो आम लोग हैं, जो ज्यादा जिस देवता को मानेंगे उसके मंदिरों की बनवाकर और अपने वैभव का प्रदर्शन करने के साथ साथ अपने शासन को वैधता प्रदान करते थे, ताकि लोगों में भी उनकी लोकप्रियता बनी रहे। यह संभव है कि विजयनगर के स्थान का चयन वहां विरूपाक्ष तथा पंपा देवी के मंदिरों के अस्तित्व से प्रेरित था। यानी विजयनगर को राजधानी के रूप में क्यों चुना होगा? पहले अनिगेंदी इस प्रकार से नाम था, जो पिछले वीडियो में मैंने नक्शे में आपको दिखाया था। शुरुआत में राजधानी का क्षेत्र वो था, बाद में विजयनगर चुना गया है। और अंत में जब वो अराविदु वंश के शासक हैं, वो हारने के बाद में फिर पेनुकोंडा से शासन चलाते हैं, फिर चंद्रगिरी से चलाते हैं, तो ये 4 राजधानियों के नाम आते हैं। तो विजयनगर को राजधानी के रूप में क्यों चुना होगा, उसके बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो ये बताया गया है कि यहाँ पर विरूपाक्ष और पंपा देवी के मंदिरों का अस्तित्व था और स्थानीय लोगों में इनकी काफी मान्यताएं थी। तो हो सकता है इसीलिए इस इलाके को राजधानी के रूप में चुना गया हो। यहां तक कि विजयनगर के शासक भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा करते थे कि हम उसके प्रतिनिधि हैं। सभी राजकीय आदेशों पर सामान्यतया कन्नड़ लिपि में श्री विरूपाक्ष यह शब्द अंकित होता था। शासक देवताओं से अपने गहन संबंधों के संकेतक के रूप में विरुद्ध हिंदू सुरत्राणा का प्रयोग भी करते। ये जो सुरत्राणा शब्द है, ये सुल्तान शब्द का संस्कृत अनुवाद है, तो इसका मतलब हिंदू सुल्तान ही हो गया। विजयनगर के शासकों ने पूर्वकालिक परंपराओं को अपनाया, उनमें नवीनता लाई और उन्हें आगे विकसित किया। अब राजकीय प्रतिकृति मूर्तियां मंदिरों में प्रदर्शित की जाने लगी और राजा की मंदिरों की यात्राओं को महत्वपूर्ण राजकीय अवसर माना जाने लगा, जब राजा मंदिरों के दौरे करता था या जब वहां पर वो जाता था, जिन पर साम्राज्य के महत्वपूर्ण नायक भी उसके साथ जाते थे। मंदिरों की इन यात्राओं में राज्य के जो महत्वपूर्ण नायक हैं, सामंत हैं, वो उसके साथ जाया करते थे। आकाश से लिया गया विरूपाक्ष मंदिर का एक दृश्य यहां पर दिया गया है। गोपुरम और मंडप। मंदिर स्थापत्य के संदर्भ में इस समय तक कई नए तत्व प्रकाश में आते हैं। इनमें विशाल स्तर पर बनाई गई संरचनाएं जो राजकीय सत्ता की द्योतक थी शामिल हैं। इनका सबसे अच्छा उदाहरण राय गोपुरम अथवा राजकीय प्रवेश द्वार थे, जो अक्सर केंद्रीय दिवालियों की मीनारों को बौना प्रतीत कराते थे। यानी
जो मंदिर का मुख्य हिस्सा है उससे भी बड़ी संरचनाएं जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी, तो वो गोपुरम है वो इतने बड़े थे कि जो सामान्य जो अंदर का मुख्य मंदिर है वो भी उनके सामने बौना नजर आता था, जो लंबी दूरी से ही मंदिर नीचे चलते हैं मंदिर के होने का संकेत देते थे। ये संभवतः शासकों की ताकत की याद भी दिलाते थे, जो इतनी ऊंची मीनारों के निर्माण के लिए आवश्यक साधन, तकनीक और कौशल जुटाने में सक्षम थे। अन्य विशिष्ट अभिलक्षणों में मंडप तथा लंबे स्तंभों वाले गलियारे, जो अक्सर मंदिर परिसर में स्थित देवालयों या देवस्थलों के चारों ओर बने थे, सम्मिलित है। अब हम दो मंदिरों को और सूक्ष्मता से देखते हैं, विरूपाक्ष मंदिर तथा विट्ठल मंदिर। पहले तो ये देखिए, विरूपाक्ष मंदिर जो अपनी बुक में दिया गया है वो भी है, इसके अलावा एक दूसरा भी है। हम बात कर रहे हैं हम्पी कर्नाटक में स्थित भगवान शिव के एक रूप विरूपाक्ष का मंदिर। दूसरा विरूपाक्ष का एक मंदिर है वो पट्टदकल कर्नाटक में है, यह भी प्रसिद्ध है, लेकिन हम यहां चर्चा कर रहे हैं हम्पी वाले मंदिर की। एक दूसरा जो विट्ठल मंदिर है उसके बारे में बता देता हूं आपको। विट्ठल मंदिर भी हम तो कर्नाटक में जो विजयनगर है, जो उसके अवशेष हम्पी में है, उसके मंदिरों की बात कर रहे हैं। तो भगवान विष्णु के अवतार विट्ठल, हालांकि खास तौर से ये महाराष्ट्र के इलाके में पूजे जाते हैं। विट्ठल या विठोबा इनको कहा जाता है, मैंने पीछे भी एक वीडियो में बताया था। 15वीं-16वीं शताब्दी में विजयनगर शासकों द्वारा इस विट्ठल मंदिर का निर्माण करवाया गया था हम्पी में। यहां पर प्रतिष्ठित पत्थर का रथ है, पत्थर का रथ। ये देखिए, आपने 50 के नोट पर भी देखा होगा, ये रथ काफी इंपॉर्टेंट है, कई सारी पुस्तकों के ऊपर भी आता है ये। तो ये कहां पर है? विट्ठल मंदिर के परिसर में है, ये आपको याद रखना है। प्रतिष्ठित पत्थर का रथ जो 50 रुपए के नोट पर आता है वो विट्ठल मंदिर के परिसर में है। इसके अलावा वहां पर एक झूलता हुआ पवेलियन भी है, मंडप है, झूलता हुआ मंडप, ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, जिंजी का झूलता हुआ मंडप, ये भी आप देखेंगे तो आपको विट्ठल मंदिर के परिसर के अंदर मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस मंदिर में घोड़े बेचते फारसी जैसे विदेशियों की मूर्तियां हैं। ये जो विट्ठल मंदिर है, इस मंदिर की दीवारों पर घोड़े बेचते हुए फारसी व्यापारियों और इस प्रकार के कई विदेशियों की मूर्तियां हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक विट्ठल मंदिर, जैसे कि मैंने आपको बताया, विट्ठल देवता या विठोबा देवता प्रसिद्ध है महाराष्ट्र के इलाके में। तो उनका एक प्रसिद्ध मंदिर है पंढरपुर महाराष्ट्र में, जो कि 13वीं सदी में होयसल शासकों द्वारा बनवाया गया था। तो ये भी आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। हालांकि 12th की बुक के हिसाब से आपको सिर्फ कर्नाटक वाला विट्ठल मंदिर याद रखना है। याली, ये भी 12th में नहीं है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, और इससे क्वेश्चन कभी ना कभी किसी प्रतियोगी परीक्षा में आ सकता है। विजयनगर शैली के जो मंदिर है उसमें उत्कीर्णित एक पौराणिक जानवर है। असली में ऐसा जानवर नहीं होता, ये जानवरों का मिक्सचर बनाया जाता है। कभी हाथी के साथ किसी पक्षी को जोड़ दिया जाता है, कभी शेर के साथ किसी पक्षी को जोड़ दिया जाता है। तो ये हाथी, घोड़े, शेर और पक्षियों के मिश्रण से बनाया जाता है। मैं आपको एक चित्र भी थोड़ा सा दिखा देता हूं, हालांकि समझ में आना मुश्किल है। तो इस पौराणिक जानवर को याली कहा जाता है। अब हम बढ़ते हैं, कहाँ विरूपाक्ष मंदिर में पहुंच गए थे क्या हम? ऊपर ही है शायद अभी। तो ये देखिए, विरूपाक्ष मंदिर और विट्ठल मंदिर, मैंने आपको दो मंदिरों के नाम बताए। ये आप यहां पर चित्र देख सकते हैं, देखिए किसका दिया गया है। देवीय विवाहों के आयोजन में प्रयुक्त होने वाला एक कल्याण मंडप, देखिए कल्याण मंडप, यहां देवी देवताओं का विवाह रचाया जाता है। जितने भी मंडप हैं उसमें जो केंद्रीय मंडप होता था, सबसे बीच वाला केंद्रीय मंडप, उसको कल्याण मंडप कहा जाता है। और कल्याण मंडप में क्या होता था? देवी देवताओं के विवाह का आयोजन, उस प्रकार का समारोह आयोजित किया जाता था। तो मैं आपको ये चित्र वगैरह दिखा ही देता हूं। ये देखिए किसका दिया गया है, ये विरूपाक्ष मंदिर का नक्शा दिया गया है यहाँ पर। इसको हालांकि इतने छोटे स्तर पर समझ पाना मुश्किल है। यहाँ पर देवालय है मुख्य रूप से, जहाँ पर मूर्ति स्थापित है, ये जलाशय है। तो इसमें यहाँ पर ये दिखाया गया है कि ये स्तंभ वगैरह, ये जो छोटे छोटी बिंदियां हैं, छोटे छोटे देखिए इस प्रकार से डॉट डॉट डॉट, ये सारे स्तंभ हैं, यानी इतने स्तंभ इसके अंदर, कॉलम इसके अंदर लगे हुए हैं। यहाँ दिया गया है, देखिए प्रत्येक छोटा बिंदु एक स्तंभ को दर्शाता है। दो प्रमुख प्रवेश द्वारों को काले रंग से भरा गया है, ये प्रवेश द्वार है, एक यहाँ प्रवेश द्वार है। वर्गाकार या आयताकार ढांचे में व्यवस्थित स्तंभों की पंक्तियां प्रमुख सभागारों तथा मंडपों तथा बरामदों को विभाजित करती हुई प्रतीत होती हैं। और फिर इसमें यहाँ पर ये दिया गया है कि जलाशय से देवालय को जाने के लिए कौन सा रास्ता उपयुक्त रहेगा, तो शायद ये रास्ता उपयुक्त रहेगा। तो आप बाकी इस नक्शे का अध्ययन कर सकते हैं। अब ये यहाँ पर दिया गया है केंद्रीय मंडप, जो एक कल्याण मंडप कहा जाता था इसको। फिर देखिए एक स्तंभ के ऊपर किस प्रकार से मूर्तियां वगैरह बनाई जाती थी, उसका एक रेखा चित्र यहाँ पर दिया गया है। फोटो नहीं है, ये रेखा चित्र बनाया गया है उसका। फिर यहाँ पर ये देखिए विट्ठल मंदिर का रथ, जो 50 रुपए के नोट पर आता है आजकल, ये वो झूलता हुआ पवेलियन है, ये भी विट्ठल मंदिर के अंदर है। और ये देखिए मदुरई के नायकों द्वारा बनाया गया एक गोपुरम है। नायक उनके सामंतों की तरह
आप मान सकते हैं। जैसे उत्तर भारत में सामंत शब्द का इस्तेमाल होता है, तो ये मदुरई के नायकों द्वारा बनाया गया एक गोपुरम है, एक मंदिर के आगे की संरचना है गेट के ऊपर। अब हम वापस आ जाते हैं जहां से हमने छोड़ा था, यहां तक पढ़ लिया हमने। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कई शताब्दियों में हुआ था। हालांकि अभिलेखों से पता चलता है कि सबसे प्राचीन मंदिर 9वीं 10वीं शताब्दियों का था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद इसे कहीं अधिक बड़ा किया गया था। इसके परिसर में कई सारी संरचनाएं हैं, बाद में कई सालों में ये बना है। मुख्य मंदिर के सामने बना मंडप कृष्णदेव राय ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में बनवाया था। विरूपाक्ष मंदिर के मुख्य मंदिर के सामने बना मंडप कृष्णदेव राय ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में बनवाया। इसे सूक्ष्मता से उत्कीर्णित स्तंभों से सजाया गया था, यानी इसके स्तंभों पर बहुत बेहतर तरीके से उत्कीर्ण करके चित्र बनाए गए हैं। पूर्वी गोपुरम के निर्माण का श्रेय भी उसे ही दिया जाता है। पूर्वी दिशा में बनाया गया गोपुरम जो द्वार के ऊपर, वो उसका श्रेय भी कृष्णदेव राय को ही है। इन परिवर्तनों का अर्थ था कि केंद्रीय देवालय पूरे परिसर के एक छोटे भाग तक सीमित रह गया, यानी उसके मुख्य द्वारों के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी संरचनाएं बन गई और उसके अंदर इतनी बड़ी संरचनाएं बन गई कि जो मुख्य देवालय था जहां पर देवता की विरूपाक्ष की मूर्ति स्थापित थी वो काफी छोटा नजर आने लगा। मंदिर के सभागारों का प्रयोग विविध प्रकार के कार्यों के लिए होता था। इनमें से कुछ ऐसे थे जिनमें देवताओं की मूर्तियां संगीत, नृत्य और नाटकों के विशेष कार्यक्रमों को देखने के लिए रखी जाती थी। अन्य सभागारों का प्रयोग देवी देवताओं के विवाह के उत्सव पर आनंद मनाने और कुछ अन्य का प्रयोग देवी देवताओं को झूला झुलाने के लिए होता था। इन अवसरों पर विशिष्ट मूर्तियों का प्रयोग होता था जो छोटे केंद्रीय देवालयों में स्थापित मूर्तियों से भिन्न होती थी। दूसरा देवस्थल विट्ठल मंदिर भी रोचक है। यहाँ के प्रमुख देवता विट्ठल थे जो सामान्यतः महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विष्णु के एक रूप, तो विट्ठल आप याद रखेंगे विष्णु के एक रूप है, विरूपाक्ष शिव के एक रूप है। इस देवता की पूजा को कर्नाटक में आरंभ करना उन माध्यमों का द्योतक है जिनमें एक साम्राज्यिक संस्कृति के निर्माण के लिए विजयनगर के शासकों ने अलग अलग परंपराओं को आत्मसात किया। ये महाराष्ट्र के इलाके का देवता है, लेकिन उसकी पूजा अर्चना, उसका एक विशेष मंदिर कर्नाटक में बनाने का मतलब है कि विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने अलग अलग एरिया की जो आसपास के इलाके हैं उनकी जो परंपराएं हैं उनको आत्मसात किया। अन्य मंदिरों की तरह इस मंदिर में भी कई सभागार तथा रथ के आकार का एक अनूठा मंदिर भी है। मंदिर परिसरों की एक चारित्रिक विशेषता रथ गलियां हैं जो मंदिर के गोपुरम से सीधी रेखा में जाती हैं। इन गलियों का फर्श पत्थर के टुकड़ों से बनाया गया था और इनके दोनों ओर स्तंभ वाले मंडप थे जिनमें व्यापारी अपनी दुकानें लगाया करते थे। एक बरामदे टाइप की संरचना आप मान सकते हैं। जिस प्रकार नायकों ने किलेबंदी की परंपराओं को जारी रखा तथा और अधिक व्यापक बनाया, ठीक वैसा ही उन्होंने मंदिर निर्माण की परंपराओं के संदर्भ में भी किया। यहां तक कि कुछ सबसे दर्शनीय गोपुरमों का निर्माण भी स्थानीय नायकों द्वारा किया गया था। महलों, मंदिरों तथा बाजारों का अंकन। हमने विजयनगर के विषय में जानकारी के भंडार का विश्लेषण किया है। फोटोग्राफ, नक्शे, संरचनाओं के खड़े रेखाचित्र तथा मूर्तियां, यह सब कैसे खोजा गया? शुरुआत में हमने शुरू की थी मैकेंजी से बात की थी, कॉलिन मैकेंजी से। मैकेंजी द्वारा किए गए आरंभिक सर्वेक्षणों के बाद यात्रा वृत्तांतों और अभिलेखों से मिली जानकारी को एक साथ जोड़ा गया। 20वीं शताब्दी में इस स्थान का संरक्षण भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ASI तथा कर्नाटक पुरातात्विक एवं संग्रहालय विभाग द्वारा किया गया। इस स्थान का संरक्षण और जानकारी ये इकट्ठा करके ऐतिहासिक रूप से कैसे दर्ज की गई है? जो यात्रा वृत्तांत है, मैकेंजी के किए गए सर्वेक्षण है, जो अभिलेख मिले हैं उसके आधार पर। 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता मिली। यह आपको याद रखना है, राष्ट्रीय महत्व का स्थल 1976। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है 1986, क्योंकि विद्यार्थी यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया वर्ष याद रखते हैं और राष्ट्रीय महत्व का स्थल आने पर भी 1986 पर निशान लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय महत्व का स्थल 1976, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है 1986 में। तदुपरांत 1980 के दशक के आरंभ में विविध प्रकार के अभिलेखन प्रयोग से, व्यापक तथा गहन सर्वेक्षणों के माध्यम से विजयनगर से मिले भौतिक अवशेषों के सूक्ष्मता से प्रलेखन की एक महत्वपूर्ण परियोजना का शुभारंभ किया गया। यानी उसके बारे में जो भी जानकारियां हैं उसको डॉक्यूमेंटेशन उसका किया गया, उसका प्रलेखन किया गया। लगभग 20 वर्षों के काल में पूरे विश्व के दर्जनों विद्वानों ने इस जानकारी को इकट्ठा और संरक्षित करने का कार्य किया। इस विशद प्रक्रिया के सिर्फ एक हिस्से को बारीकी से देखते हैं। यह है मानचित्र निर्माण। यानी ये इतना बड़ा काम था, इतने बड़े स्तर पर इसमें काम हुआ है, वो सारा हम यहाँ पर चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन इसका मानचित्र कैसे बनाया गया उसके बारे में इस चैप्टर में थोड़ी सी चर्चा है। इसका पहला चरण यह था कि संपूर्ण क्षेत्र को 25 वर्गाकार भागों में बांटा गया और प्रत्येक वर्ग को वर्णमाला के एक अक्षर से इंगित किया गया। यानी 25 वर्गाकार, 5 की स्क्वायर 25 होती है, 5 × 5, तो 5 5 की पंक्तियों में
तो वर्णमाला में अक्षर कितने हैं? 26 है। तो एक अक्षर छोड़ दिया गया। कौन सा छोड़ दिया गया? आई। आई अक्षर को नक्शे में छोड़ दिया गया, बाकी सब है। देखिए आपको मैं नक्शा दिखा देता हूँ। ABCDEFGH यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। आई नहीं है और इसके बाद में सारी, देखिए 5x5 की इस प्रकार से नक्शे को। अब इसमें भी क्या है, पूरे इलाके को 25 भागों में बांट लिया, वर्गाकार भागों में। फिर हर एक जो भाग है, जैसे ये ए भाग है, इसको भी फिर 25 भागों में बांट दिया गया। ए को जैसे AB, AC, AD इस प्रकार से। फिर इन छोटे वर्गों को पुनः और भी छोटे वर्गों के समूह में बांटा गया, लेकिन इतना काफी नहीं था। आगे फिर छोटे वर्गों को और छोटी इकाइयों में बांटा गया, यानी फिर तीसरी बार इनको 25-25 भागों में बांटकर इसमें हर संरचना के बारे में विस्तार से बताया गया, नक्शा बनाया गया कि कहाँ क्या अवस्थित है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये गहन सर्वेक्षण बहुत परिश्रम से तैयार किए गए थे और इनसे हजारों संरचनाओं के अंशों, छोटे देवस्थलों, आवासों से लेकर विशाल मंदिरों तक को पुनः उजागर किया गया। उनका प्रलेखन भी किया गया, उनका डॉक्यूमेंटेशन यानी उनको लिखने का काम भी किया गया। इन सब के कारण सड़कों, रास्तों और बाजारों आदि के अवशेषों को पुनः प्राप्त किया जा सका है। यानी नक्शा बनाने के बाद कहाँ से रास्ते थे, कहाँ से सड़कें थी, कहाँ बाजार लगा करते थे, उसके बारे में जानकारियां मिल पाई। इन सभी की स्थिति की पहचान स्तंभ आधारों तथा मंचों के माध्यम से की गई है। एक समय जो बाजार जीवंत थे, उनका बस अब यही कुछ बचा है, कुछ स्तंभ वगैरह बचे हैं, क्योंकि उनकी छतें वगैरह नष्ट हो गई हैं, तो उनको पहचानना मुश्किल है। लेकिन काफी सारे विद्वानों ने इसके बारे में इसका नक्शा बनाया है और इसके अवशेषों को ध्यानपूर्वक देखा है, तब ये पता चल पाया है कि कहाँ कहाँ क्या हो सकता है। अभी मैप देखिए, जैसे ए भाग है, फिर ए भाग को बड़ा करके दिखाया गया है, नहीं सॉरी एन को दिखा गया है यहाँ पर, एन को। तो एन के 25 भाग हो गए, NA, NB, NC, ND, NE, इस प्रकार से। आई इसमें शामिल नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया, आई छोड़ा गया है। और ये इस प्रकार से नक्शा, ये यहाँ पर इसके अक्षांश देशांतर वगैरह दिखाए गए हैं और एक नक्शे में दूरी भी दी गई है कि कितनी दूरी, मतलब आप इसको देखना चाहें कि दो क्षेत्रों के बीच में कितनी दूरी है, तो आपको पैमाना ये 500 मीटर 1 किलोमीटर वाला मानना पड़ेगा। फिर देखिए NM, मैंने बताया ना आपको, पूरे 25 भागों में बांट लिया। फिर जैसे N को 25 भागों में बांट लिया। फिर इसमें से यदि आप देखेंगे NM, ये NM, इसको पूरे देखिए, इसको फिर 25 भागों में बांटा गया है नक्शा बनाने के लिए। देखिए हर भाग को, तो NM के देखिए भाग ये इस प्रकार से 25 भाग बनाए गए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि इसमें, अब इसको छोटे लेटर से लिखा गया है ABCD दर्शाने के लिए। तो काफ़ी मेहनत का काम है और हर इलाके को चिन्हित किया गया है। हर एक पॉइंट को पॉइंट दिए गए हैं कि ये 1 नंबर है, ये 2, ये NM में A नंबर है, ये B नंबर है। उसके अंदर संरचनाओं को भी 1 2 3 4 5 6 देखिए आप, हर किसी में काफ़ी गूढ़ सा कार्य है। मुझे तो इस प्रकार के कार्यों की बहुत कम जानकारी है। अब आगे देखते हैं हम क्या दिया गया है। जॉन M फ्रिट्ज, जॉर्ज मिशेल तथा MS नागराज राव, जिन्होंने इस स्थान पर वर्षों तक कार्य किया है, ने जो लिखा है वह याद रखना महत्वपूर्ण है। विजयनगर के स्मारकों के अपने अध्ययन में हमें नष्ट हो चुकी लकड़ी की वस्तुओं जैसे स्तंभ, ब्रैकेट, धरन, भीतरी छत, लटकते हुए छज्जों के अंदरूनी भाग तथा मीनारों की एक पूरी श्रेणी की कल्पना करनी पड़ती है, जो प्लास्टर से सजाए और संभवतः चटकीले रंगों से चित्रित थे। यानी जो लकड़ी की बनी हुई संरचनाएं हैं वो नष्ट हो चुकी हैं। तो उन्होंने कहा है कि उनकी सबकी कल्पना करनी पड़ेगी कि कहाँ पर स्तंभ बने हुए थे लकड़ी के, उनका नीचे गड्ढा वगैरह देखकर, उसकी थोड़ी बहुत निशान बचे हैं उसको देखकर, या जो टेक ब्रैकेट बने हुए हैं ऊपर, या धरन जो ऊपर कॉलम बने हुए हैं, नहीं उसको आप क्या कहेंगे, बीम्स, छत में लगाते हैं छत को सपोर्ट करने के लिए बीम्स, वो कहाँ पर बने हुए होंगे। जो अंदर की छत है, लटकते हुए छज्जे हैं जो टूट गए हैं, उन सब की हमें कल्पना करनी पड़ेगी, क्योंकि लकड़ी की वस्तुएं इतने समय में नष्ट हो गई हैं। उसके बाद ही हम इन संरचनाओं के रेखाचित्र बनाकर उसको समझ सकते हैं। हालांकि लकड़ी की संरचनाएं अब नहीं है और केवल पत्थर की संरचनाएं अस्तित्व में है। यात्रियों द्वारा पीछे छोड़े गए विवरण उस समय के स्पंदन से पूर्ण जीवन के कुछ आयामों को पुनर्निर्मित करने में सहायक होते हैं। जो महत्वपूर्ण संरचनाएं हैं उनके बारे में यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में लिखा है, तो उसके आधार पर उनकी पुनर्कल्पना करके उसका रेखाचित्र तैयार किया जा सकता है कि यहाँ पर ये इस प्रकार की संरचना रही होगी। ये देखिए, ये एक मंदिर का नक्शा वगैरह दिया गया है। अब इसमें मेरे बताने लायक कुछ है नहीं। आप ये देखिए, मेन गेट दिए गए हैं और ये जो छोटे बिंदु दिए गए हैं, छोटे छोटे इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से जो बिंदु दिए गए हैं, ये सारे स्तंभ हैं जो छत को सपोर्ट करने के लिए। और बीम होता है छत के ऊपर लगाया जाता है। देखिए पैरेलल, आपने कभी जो सरियों वाली छत होगी उसके अंदर देखिए बीच में मोटे सरिये को बांधकर एक अलग बीम बनाया जाता है, तो उसको बीम बोलते हैं। ये जो स्तंभ है ये खड़े नीचे तल से लेकर छत को सपोर्ट करते हैं। तो ये नक्शे वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाजार, डोमिंगो पेस बाजार का एक सजीव चित्रण देता है। आगे जाने पर एक चौड़ी और सुंदर गली पाते हैं। इस गली में कई व्यापारी रहते हैं और वहां आप सभी प्रकार के माणिक्य, हीरे, पन्ने, मोती और छोटे मोती, वस्त्र और पृथ्वी पर होने वाली
हर वस्तु जिसे आप खरीदना चाहेंगे पाएंगे। यानी उसने कहा कि इस बाजार में इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं कि दुनिया की कोई चीज़ ऐसी है नहीं कि वो यहाँ पर नहीं मिले। फिर हर शाम को आप एक मेला देखते हैं जहाँ से कई सामान्य घोड़े तथा टट्टू, छोटा घोड़ा, और कई तुरंज और नींबू और संतरे और अंगूर और उद्यान में उगने वाली हर प्रकार की वस्तुएं और लकड़ी मिलती है। इस गली में आप हर वस्तु पा सकते हैं। यानी उसने बताया है किस प्रकार की तुरंज और नींबू, देखिए इसका टेस्ट थोड़ा थोड़ा नींबू जैसा ही होता है, आकार में थोड़ी सी भिन्नता है, इसी प्रजाति का है। आप कह सकते हैं नींबू की मौसी का लड़का तुरंज होता है, आप चित्र में देख सकते हैं। और सामान्य रूप से वह शहर का वर्णन विश्व के सबसे अच्छे संभरण वाले शहर के रूप में करता है, जहां बाजार चावल, गेहूं, अनाज, भारतीय मकई और कुछ मात्रा में जौ तथा सेम की आपने फली देखी होगी, सब्जी बनती है उससे, मूंग, दालें, काला चना जैसे खाद्य पदार्थों से भरे रहते थे। यानी कितने प्रकार के अनाज वहां पर मिलते हैं जो सभी सस्ते दामों पर तथा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहते थे। फर्नाओ नूनीज, ये भी पुर्तगाल का एक यात्री है, उसके अनुसार विजयनगर के बाजार प्रचुर मात्रा में फलों, अंगूरों, संतरों, नींबू, अनार, कटहल, जैकफ्रूट देखा होगा आपने। नहीं, आप कोई शब्द नहीं मिले ना आपको तो आप गूगल सर्च करना सीखिए। जैकफ्रूट देखेंगे, मैं दिखा देता हूं वैसे यहाँ पर, लेकिन आप देखेंगे, आप कभी भी कोई भी बुक पढ़ें, आप में कोई भी शब्द नहीं आता है तो आप गूगल करके उसकी फोटो देखिए, इमेज आप देखेंगे तो आपकी जो मेमोरी है वो स्थायी बनेगी। तथा आम से भरे रहते थे और सभी बहुत सस्ते। ये भी कहता है कि बहुत सी चीजें मिलती हैं और सस्ती मिलती हैं। बाजारों में मांस भी बड़ी मात्रा में बिकता था। नूनीज उल्लेख करता है कि भेड़ बकरी का मांस, सुअर, मृग मांस यानी हिरण का, तीतर का मांस, खरगोश का मांस, कबूतर, बटेर का मांस। देखिए तीतर और बटेर को एक जैसा समझ लेते हैं, दोनों डिफरेंट हैं, थोड़ा ही अंतर है। ये भी आप कह सकते हैं इसकी बुआ का लड़का है, एक जैसे ही है लगभग, लेकिन अलग है। सभी प्रकार के पक्षी, चिड़िया, चूहे, बिल्लियां, छिपकलियां, ये बिसनग के बाजारों में बिकती थी। बिसनग किसको लिखा है उन्होंने? विजयनगर को। मैंने पीछे भी आपको बिसनग नाम दिखाया था, एक बताई थी, रचना बताई थी इसकी। उत्तरों की खोज में प्रश्न। सुरक्षित भवन हमें उन तरीकों के विषय में बताते हैं जिनसे स्थानों को व्यवस्थित किया गया है और उन्हें प्रयोग में लाया गया। वे हमें यह भी बताते हैं कि किन वस्तुओं और तकनीकों से उनका निर्माण किया गया और कैसे किया गया। उदाहरण के लिए किसी शहर की किलेबंदी के अध्ययन से हम उसकी प्रतिरक्षण आवश्यकताओं और सामरिक तैयारी को समझ सकते हैं कि अपने साम्राज्य की सुरक्षा करने के लिए और युद्ध संबंधी तैयारी करने के लिए। यदि हम उनके अन्य स्थानों के भवनों से तुलना करें तो भवन हमें विचारों के फैलाव और सांस्कृतिक प्रभावों के बारे में भी बताते हैं। वे उन विचारों को जाहिर करते हैं जो निर्माणकर्ता या प्रश्रयदाता व्यक्त करना चाहते थे कि कौन सी संरचना उन्होंने क्यों बनाई है। वे अक्सर ऐसे चिन्हों से परिपूर्ण रहते थे जो उनके सांस्कृतिक संदर्भ का परिणाम होते हैं। इन्हें हम समझ सकते हैं जब हम अन्य स्रोतों जैसे साहित्य, अभिलेखों, लोक प्रचलित परंपराओं से मिली जानकारी को संयोजित करें। सिर्फ आप किसी संरचना को देखकर उसके महत्व का अंदाजा नहीं लगा सकते। कई बार तो आपको जो साहित्य है, जो अभिलेख है, जो उन समय की कोई पुस्तकें हैं, यात्रा वृत्तांत है, उनमें आप देखकर उस विवरण के माध्यम से पूरी जानकारियों को आप समझ सकते हैं। स्थापत्य तत्वों के परीक्षण हमें यह नहीं बताते कि सामान्य पुरुष, महिलाएं, बच्चे जो शहर और उसके आसपास के क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या का एक बड़ा भाग थे, इन प्रभावशाली भवनों के विषय में क्या सोचते थे। क्या उनकी शाही केंद्र अथवा धार्मिक केंद्र के किसी भाग में पहुंच हो सकती थी? क्या वे मूर्ति के सामने से तेजी से निकल जाते थे अथवा देखने के लिए रुकते, सोचते और उसके जटिल प्रतीक चित्रण को समझने का प्रयास करते? और वे लोग जिन्होंने इन विशाल निर्माण परियोजनाओं पर कार्य किया था, इन उद्यमों के विषय में क्या सोचते थे जिसके लिए वे उन्होंने अपना श्रम दान दिया था। यानी जो इतनी बड़ी बड़ी विशाल भवन है, संरचनाएं हैं, मंदिर है, शाही केंद्र है, उसके बारे में आम लोग क्या सोचते थे कि भाई उनका कोई क्या उपयोग है, या उसके बारे में उनकी थिंकिंग क्या थी, या क्या उनको ऐसे शाही केंद्रों में या बड़े मंदिरों में जाने दिया जाता था सबको, या जिन लोगों ने, जिन मिस्त्रियों ने इनका निर्माण किया था वो इन संरचनाओं के बारे में क्या सोचते थे जिन्होंने लंबे समय तक, क्योंकि काफ़ी सालों तक इसका निर्माण चलता था, मतलब 20-20, 30-30 साल मंदिरों के निर्माण चलते थे, तो वो उसके बारे में क्या सोचते थे इतना काम करने के बाद में जब वो संरचनाएं बनती थी। तो ये हमें सोचना है और इसकी जानकारियाँ मतलब पूरे तौर पर हमें कभी भी शायद नहीं मिल पाएंगी। हालांकि क्या निर्माण करना है, स्थान कौन सा, कहां पर निर्माण करना है, कौन सा माल प्रयोग करना है, किस शैली का अनुसरण करना है, ये सभी निर्णय शासक लेते थे। पर इतने विशाल उद्यमों के लिए आवश्यक विशिष्ट ज्ञान किसके पास था? इतने प्रकार के भवनों की डिजाइन, मूर्तियों की डिजाइन, इस प्रकार की टेक्निकें किसके पास थी? भवनों के नक्शे कौन बनाता था? राजगीर, पत्थर काटने वाले, मूर्तिकार जो वास्तविक निर्माण कार्य करते थे, कहाँ से आते थे? यानी ये मिस्त्री, पत्थर काटने वाले, ये मूर्तिकार, ये कहाँ से आते थे? क्या उसी इलाके के थे या किसी दूसरे इलाके से आते थे? क्या उन्हें युद्ध के दौरान पड़ोसी क्षेत्रों से बंदी बनाया जाता था?
उन्हें किस प्रकार के वेतन मिलते थे, निर्माण गतिविधियों का अधीक्षण कौन करता था, यानी उनकी निगरानी वगैरह कौन करता था, निर्माण के लिए कच्चा माल कैसे और कहां से लाया जाता था। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर हम भवनों या उनके अवशेषों को देखने मात्र से नहीं दे सकते, यानी सिर्फ किसी भवन को देखकर आप ऊपर लिखी गई बातों का जवाब नहीं दे सकते। संभवतः अन्य स्रोतों के प्रयोग से जारी शोध कुछ और संकेत दे सकें। अब यहाँ पर कृष्णदेव राय की एक मूर्ति दी गई है। परिदृश्य के कुछ समस्याओं को पुनः याद करने के लिए तमिलनाडु में चिदंबरम के मंदिर के गोपुरम में रखी कृष्णदेव राय की सुंदर प्रतिमा को देखिए। स्वाभाविक है कि शासक इसी रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना चाहते थे। और पेस राजा का वर्णन कुछ इस प्रकार करता है। डोमिंगो पेस ने राजा के बारे में क्या लिखा है उसका मैंने एक पूरा आपको विवरण पिछले वीडियो में बोलकर बताया था, उसी का कुछ हिस्सा यहाँ पर दिया गया है कि राजा मजले कद का, गोरे रंग का और अच्छी काठी का है, कुछ मोटा है और राजा के चेहरे पर चेचक के दाग हैं। अब यहाँ पर आ जाता है काल रेखा। देखिए दिया गया है रानी का स्नानघर नामक संरचना का एक भाग, ये आप देख सकते हैं। अब काल रेखा है, इसमें तो सिर्फ सन वगैरह दिए गए हैं कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में, सबसे पहले गुलाम वंश की स्थापना होती है और फिर 1300 से 1400 ईस्वी अगली जो शताब्दी है 100 वर्षों का समय दिया गया है। इसमें विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में, बहमनी राज्य की स्थापना 1347 में, जौनपुर, कश्मीर और मदुरई में सल्तनतों की स्थापना। 1400 से 1500 ईस्वी में उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना 1435 में, जिसकी स्थापना कपिलेंद्र के द्वारा की गई। गुजरात और मालवा की सल्तनतों की स्थापना, अहमदाबाद, बीजापुर, बेरार सल्तनतों का उदय 1490 में। अगली शताब्दी 1500 से 1600 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर विजय 1510 में, बहमनी राज्य का विनाश, गोलकुंडा की सल्तनत का उदय 1518। अब बहमनी राज्य का मैंने आपको बताया था ना कि जो 15वीं शताब्दी है उसके अंत में और 16वीं शताब्दी की शुरुआत में बहमनी साम्राज्य है वो 5 भागों में बंट जाता है धीरे धीरे। बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बरार, बीदर 5 भागों में बंट गया था। बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में, जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया पानीपत के युद्ध में। तो ये अलग अलग कालखंड के दौरान कौन कौन से महत्वपूर्ण सल्तनतों की स्थापना हुई है, कौन कौन से राज्य नए बने हैं, उसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया हो तो इतिहास को संयुक्त रूप से समझने में आपको ज़्यादा आसानी होगी। अब इसके बाद में विजयनगर की खोज व संरक्षण की मुख्य घटनाओं में देखिए 1800 ईस्वी में कोलिन मैकेंजी ने विजयनगर की यात्रा की। 1856 में अलेक्जेंडर ग्रेनिलो ने हम्पी के पुरातात्विक अवशेषों के पहले विस्तृत चित्र लिए, फोटोग्राफ खींचे उसने। 1876 में पुरास्थल के मंदिर की दीवारों के अभिलेखों को J.F. फ्लीट द्वारा प्रलेखन प्रारंभ, उसका डॉक्यूमेंटेशन किया गया। 1902 में जॉन मार्शल के अधीन संरक्षण कार्य प्रारंभ किया गया। 1986 में हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल घोषित किया गया। और इसमें 1976 क्यों प्रसिद्ध है वो मैंने आपको बताया था। 76-86 दोनों याद रखने हैं आपको। 76 में राष्ट्रीय महत्व, 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल घोषित किया गया। तो ये इसके साथ ही चैप्टर समाप्त होता है। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक को देख सकते हैं। धन्यवाद।